सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं गुरप्रीत सैनी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में फिर चौंकाया, शिवराज सिंह चौहान की विदाई। डॉक्टर मोहन यादव होंगे नए सीएम। इतनी बड़ी जवाबदारी देती है, यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले को वैध ठहराया। कहा ये एक अस्थायी प्रावधान था। जो ये प्रोविजन है वो परमानेंट प्रोविजन नहीं है और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब खत्म हो गई है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो उसको बदल सकते हैं। फिर दूसरा एक जो कोर्ट के सामने सवाल था कि जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई इंटरनल सॉवरेनिटी है या नहीं। वो कौन सी परिस्थितियां थी जब कश्मीर भारत का हिस्सा बना? इतिहासकार राधा कुमार। तो माउंटबैटन ने उनसे कहा था महाराजा से, आप एक्सेशन एग्रीमेंट कर लीजिए इंडिया के साथ। महाराजा ने फिर मान लिया और एक्सेशन की एग्रीमेंट कर ली। वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप भी होगा, लेकिन पहले सुनिए देश और दुनिया का हाल गुरप्रीत सैनी से। दक्षिणी गजा के खान यूनिस शहर में कई जगह इजरायली सेना की जबरदस्त बमबारी जारी है। इजरायली सेना ने एक बार फिर फलस्तीनियों को उत्तर का गजा शहर और दक्षिण का खान यूनिस शहर खाली करने को कहा है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बीते 24 घंटे में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। कई घायलों का खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां मौजूद गजा के एक रहवासी ने ये बताया। हिश्म शबीर नाम के ये शख्स कह रहे हैं कि 1.5 घंटे पहले मेरी बेटी घर में सो रही थी। घर के नजदीक बमबारी हुई, रॉकेट से बम दागे गए, बहुत लोग घायल हुए। हम अपनी बेटी को अस्पताल लेकर आए, वो सुरक्षित है, अल्लाह का शुक्र है। जिस इलाके में ये हुआ उसे सुरक्षित इलाका घोषित किया गया है, लेकिन बमबारी से पहले उसे खाली करने की कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। ये थे गजा के एक शख्स। वहीं इजराइल ने बताया है कि उसके 7 और सैनिकों की मौत हो गई है, जिससे जंग के बाद से अब तक मरे उनके सैनिकों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। गजा से इजराइल में भी रॉकेट दागे गए, जिसकी चपेट में आकर सेंट्रल शहर होलेन में एक शख्स घायल हो गए। कतर का कहना है कि वो युद्ध विराम कराने की लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसकी संभावना कम होती जा रही है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के दर्जनों चरमपंथी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, בימים האחרונים עשרות מחבלי חמאס נכנעים בפני כוחותינו. הם מניחים את נשקם, הם מוסרים את עצמם לידי לוחמינו. बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में हमास के दर्जनों चरमपंथियों ने हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण किया है। वो हमारे जाबाज सैनिकों के सामने हथियार डाल रहे हैं। इसमें समय लगेगा, जंग अभी जारी है, लेकिन ये हमास के अंत की शुरुआत है। मैं हमास के चरमपंथियों से कहता हूँ कि सब खत्म हो चुका है। हमास के प्रमुख के लिए अपनी जान मत दो, अभी आत्मसमर्पण कर दो। ये थे इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। इस बीच इजरायली सेना के एक पूर्व डिप्टी कमांडर ने दावा किया है कि इजराइल और हमास के बीच जंग 2 और महीनों तक जारी रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल गजा को हमास से आज़ादी दिला रहा है। वहीं गजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए फलस्तीनी समूहों ने वैश्विक बंद की अपील की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कोविड-19 महामारी को संभालने के तरीकों को लेकर अपनों को खोने वाले परिवारों से माफी मांगी है। ऋषि सुनक उस वक्त देश के वित्त मंत्री थे। ब्रिटेन में फिलहाल कोविड महामारी को लेकर आधिकारिक जांच चल रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि ब्रिटेन की सरकार उस वक्त हालात से कैसे निपटी थी। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पास उस वक्त एक योजना की जिम्मेदारी थी, जिसका नाम था ईट आउट टू हेल्प। इस योजना में अपील की गई थी कि वो इस योजना का मकसद 2020 के मध्य में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बूस्ट करना था। इसे लेकर भी उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इस योजना ने भी वायरस के प्रसार में भूमिका निभाई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर यूरोपीय संघ के नेता इस हफ्ते के आखिर में होने वाले शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के समूह के शामिल होने पर औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए सहमत नहीं होते तो ये तिरस्कारपूर्ण होगा। दिमित्री कुलेबा ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये यूक्रेन के लोगों को हतोत्साहित करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे ये संदेश भी जाएगा कि यूरोपीय संघ ऐतिहासिक निर्णय नहीं ले पाता और
अपने वादों को नहीं निभाता। दिन भर यानी कि पूरा दिन पूरी खबर। स्वागत है आपका दिन भर में। आज के इस पॉडकास्ट में हम दो बड़ी खबरों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इस समय की बड़ी खबर जिसका हफ्ते भर से सबको इंतजार था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, और दूसरी बड़ी खबर जो सुबह आई, सुप्रीम कोर्ट का 370 पर फैसला। तो आज तमाम अटकलें कयास खत्म हो गए और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की तरह ही चौंकाते हुए डॉक्टर मोहन यादव के नाम की घोषणा कर दी। बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रेसिडेंट वी.डी. शर्मा बोले, हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मोहन यादव कौन हैं और कैसे वो सीएम की रेस जीत गए। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। भारत में आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी कि आर्टिकल 370 पर वो क्या फैसला सुनाने वाला है। जैसा कि आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने 370 को हटा दिया था और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि हम मानते हैं कि आर्टिकल 370 यानी कि 370 अस्थायी है और इसे अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बनाया गया था। राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण ये एक अस्थायी प्रावधान था और इसलिए इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया है। अदालत ने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि भारत के साथ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है कर देना चाहिए। तो दरअसल ये फैसला क्या है और फैसले को बिंदुवार तरीके से समझने के लिए बीबीसी के लीगल संवाददाता उमंग पोद्दार से जानते हैं कि अदालत के सामने वो कौन से सवाल थे, वो कौन से प्रश्न थे जिन पर उसे फैसला सुनाना था। कोर्ट ने इस केस में आज अपना जजमेंट सुनाते हुए कहा कि उन्होंने 8 इशू डिवाइड किए हैं, पर जो 2 अहम मुद्दे थे जो ये सारे 8 इशूज को कवर करते हैं, इसकी पहला जो है ये 370 का हटना, ये जो गवर्नमेंट ने जो किया और जिस तरीके से किया वो लीगल था या नहीं, एंड दूसरा कि उन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेटहुड थी उसे हटा के जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई, ये सही था या नहीं उनका फैसला। तो ये जो 2 ब्रॉड इश्यूज हैं इनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने और बहुत छोटे छोटे इश्यूज बताए। अब मुझे उमंग ये बताएं कि ये जो जितने सवाल थे अदालत के सामने, अब सिलसिलेवार तरीके से अदालत ने उनके क्या जवाब दिए? तो पहला कोर्ट ने ये सवाल रखा कि जो 370 है वो एक टेम्पररी प्रोविजन है या परमानेंट प्रोविजन है, क्योंकि जो 370 था उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर ये जो ये प्रोविजन को बदलने के लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उनकी मंजूरी की जरूरत होगी। लेकिन वहाँ की संविधान सभा तो कब की खत्म हो चुकी थी। जी, तो इसीलिए जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये एक आर्ग्यूमेंट रखा था कि क्योंकि ये संवैधानिक समिति खत्म हो चुकी है तो अब ये 370 जो है इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें कोर्ट का ये कहना था कि नहीं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो खत्म हो गई है तो अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो अपने से भी 370 को चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि 370 जो है वो परमानेंट प्रोविजन नहीं है, क्योंकि उस समय के हिसाब से ये प्रोविजन डाला गया था, पर उसके बाद धीरे धीरे करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीज़ें और लागू कर दी गई कश्मीर पे, तो इसीलिए ये जो 370 का भी जो मायने है वो बदलता जा रहा था साल पर साल। तो कोर्ट ने यही कहा कि जो ये प्रोविजन है वो परमानेंट प्रोविजन नहीं है और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब खत्म हो गई है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो उसको बदल सकते हैं। फिर दूसरा एक जो कोर्ट के सामने सवाल था कि जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई इंटरनल सॉवरेनिटी है या नहीं, क्योंकि पिटिशनर्स ने ये कहा कि शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो भारत सरकार के पास केवल 3 मुद्दों पर जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉ बनाने की पावर थी, जो हुआ आपका कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी। तो क्योंकि ये जो 3 मुद्दे थे, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के पास पावर थी वो खुद से उस पर लॉ बना सके।
तो पेटिशनर्स का ये कहना था कि आपने एक्सटर्नल सॉवरेनिटी तो दे दी कि आपके जो बाहर के मुद्दे हैं जैसे डिफेंस हो गया या फॉरेन अफेयर्स हो गया, उस पे जो केंद्र सरकार है वो नियम बना सकती है, पर बहुत सारी और चीज़ों पे आप खुद नियम बना सकते हैं। पर ये इस चीज़ के लिए कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है, अगर आप भारत का हिस्सा बने तो आप पूर्ण तरीके से भारत का हिस्सा बन गए हैं। मतलब अदालत ने ये ऑब्जर्व किया कि जब आपका भारत में विलय हो गया तो उस विलय के तहत ये आंतरिक संप्रभुता कायम नहीं रहेगी। जी, उसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि आप किस तरह के चेंजेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर, क्योंकि एक तो कहना था पिटिशनर्स का कि अगर आपकी जो स्टेट की असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई है तो केवल कुछ महीनों में ही आपको पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के पास पावर होना चाहिए कुछ करने के लिए, जैसे सिर्फ नियम कानून बनाने के लिए। पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इस पे कोई भी तरह का एक लिमिट नहीं लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगा है तो। पर उन्होंने कहा कि इनको कुछ महीनों में कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई प्रेसिडेंट्स रूल लगाया है और अगर किसी को आज लगता है कि उस रूल के तहत कोई काम किया गया है जो कि गैर कानूनी है, तो उसे आके पहले ये पेश करना होगा कि ये कोई गलत इंटेंशन से, कोई मैलाफाइड इंटेंशन से किया गया था। फिर उसके बाद सरकार को अपना जवाब रखना होगा कि नहीं, इसके बिहाइंड कुछ रीजन से करने के। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक आप ये मैलाफाइड इंटेंशन नहीं दिखाएंगे तब तक आप ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो ये वाला क्वेश्चन था कि अगर आप कोई स्टेट को आज एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, तो कोर्ट ने इस पर ना तो हाँ बोला ना बोला, क्योंकि सरकार ने जब ये केस चल रहा था तो उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेटहुड है उसको वो वापस ले आएंगे, कि मतलब वो यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगा, वो फिर एक स्टेट बन जाएगा जब वहाँ के कंडीशंस ठीक हो जाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सरकार ने ये हमें दिलासा दिया है कि वो ये करने वाले हैं कुछ समय बाद, तो उन्होंने एक चीज़ ये बोली कि आप इलेक्शंस वहाँ एक तो जल्दी कराएं, जो अभी यूनियन टेरिटरी के असेंबली इलेक्शंस होंगे जम्मू एंड कश्मीर में वो अगले सितंबर ख़त्म होने से पहले कराएं, और उसके बाद ये स्टेटहुड भी वापस रिस्टोर कर दें। क्योंकि ये जो सरकार ने कहा तो कोर्ट ने इसको फेस वैल्यू पे लिया कि अच्छा स्टेटहुड वापस आ जाएगा। लद्दाख के मामले में सरकार ने कहा था कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी ही रहेगी, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि ठीक है ये एक यूनियन टेरिटरी रहेगी, पर जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड जो है वो वापस आ जानी चाहिए। तो बीबीसी के लीगल संवाददाता उमंग पोद्दार बता रहे थे कि वो कौन से प्रश्न थे जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट खोज रही थी और उनका जवाब अपने फैसले में उसने दिया। जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये ऐतिहासिक फैसला है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखा है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से साबित हो गया है कि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था, और इस समय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में इसी पर अपनी बात कह रहे हैं। तो ये अमित शाह अपनी बात को सदन में रख रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर के राज्य का जो दर्जा है वो जल्द बहाल करें। कर्ण सिंह महाराज हरि सिंह के बेटे हैं और महाराज हरि सिंह ने ही जम्मू कश्मीर के भारत के विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा, 2 बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के 2 हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी, इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है,
बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। तो ये थी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो फैसले से निराश है। ये लड़ाई जो है ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक हफ्ते की लड़ाई नहीं है, ये एक महीने की लड़ाई नहीं है, शायद ये एक साल की भी लड़ाई नहीं होगी। कब हम इस लड़ाई में अपने मंजिल तक पहुंचेंगे कोई कह नहीं सकेगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपनी कोशिशें जो हैं वो पूरी तरह से हम जारी रखेंगे। और AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फैसले से वो संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि अब भारतीय जनता पार्टी को चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी मानेंगे, लेकिन बीजेपी को सीमा सुरक्षा को लेकर सवालों के जवाब देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ गया है, सभी उसको मानेंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं सीमा की सुरक्षा को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी को सीमा की सुरक्षा को लेकर के और ठोस क्या फैसले उठाएंगे वो बताने पड़ेंगे देश की जनता को, क्योंकि इधर जब लद्दाख को लेकर के सवाल खड़े हुए थे और चीन अंदर आ गया था और अभी भी वहीं बैठा है जहां पर उसको बैठना था, वो पीछे नहीं हटा है। तो प्रदेशों का बंटवारा हो गया, 370 हट गई, लेकिन चीन के लोग अंदर आ गए। तो कोर्ट के फैसले के बाद ये तो सारी प्रतिक्रियाएं थी नेताओं की। यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या प्रतिक्रिया दी है ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय कानून 5 अगस्त 2019 को भारत की ओर से जो उठाया गया अवैध और एक तरफा कदम स्वीकार नहीं करता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मुद्दे पर दिए गए न्यायिक समर्थन का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के तहत कश्मीरियों के पास आत्मनिर्णय का अधिकार है। इसके बाद पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर एक विस्तृत बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान की सर्वोच्चता स्वीकार नहीं करता है। भारतीय संविधान के अधीन किसी भी प्रक्रिया का कोई कानूनी महत्व नहीं है। भारत ने अपने कानूनों और न्यायिक फैसलों के दम पर अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता। अब जरा समझा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 370 यानी कि 370 का इतिहास क्या रहा है। विस्तार से समझने के लिए मैंने बात की इतिहासकार और पैराडाइज एट वॉर अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की लेखिका राधा कुमार से, और मैंने उनसे यही पूछा कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब संविधान सभा ने संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया। आपको मालूम होगा शायद कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई तो उस वक्त ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे राजाओं के, उनको ये चॉइस दी गई थी कि या आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या आप इंडिया के साथ जा सकते हैं। तो अब महाराजा जो थे वो चाह रहे थे इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी कि आप हमारे साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करें। अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये होता है कि इंडिया पाकिस्तान वो वायदा लेंगे कि हम कश्मीर पे हमला नहीं करेंगे। तो अब पाकिस्तान ने उसको साइन किया। इंडिया सोच रही थी साइन करने को, पर उसी वक्त ये जो पाकिस्तान के रेडर्स ट्राइबल्स हैं पख्तूनख्वा से, वो घुस गए। उनकी सपोर्ट भी थी पाकिस्तान के आर्मी से, ट्रेनिंग भी थी, आर्म्स भी थे, लॉजिस्टिक्स भी थे। तो वो पाकिस्तान के बैकिंग के साथ घुस गए कश्मीर में। उस वक्त महाराजा ने फिर कहा भारत से कि आप हमें फौज भेजिए, और जो सरकार थी यहाँ माउंटबैटन और नेहरू दोनों ने कहा कि हम ऐसे तो फौज भेज नहीं सकते। तो माउंटबैटन ने उनसे कहा था महाराजा से आप एक्सेशन एग्रीमेंट कर लीजिए इंडिया के साथ। महाराजा ने फिर मान लिया और एक्सेशन की एग्रीमेंट कर ली। एक्सेशन का मतलब ये कि हम जुड़ेंगे इंडिया के साथ यूनियन में।
उस एग्रीमेंट में महाराजा ने साफ ये कहा कि हम एक्सीड करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे, पर हम पूरी तरह से सारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो बनने वाली थी, जो कानूनन बनेंगे, उसमें हम पूरी तरह से शामिल नहीं होंगे। तो उन्होंने ये एग्रीमेंट की माउंटबैटन और नेहरू के साथ, और उन शर्तों में ये था कि डिफेंस और कम्युनिकेशन और फाइनेंस, ये जो है पोर्टफोलियो, ये इंडिया के साथ रहेंगे और सब चीजें कश्मीर महाराजा के साथ रहेंगे। मतलब जो लोकल लॉज होंगे, जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ये सब चीजें वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में एनेक्चर के तौर पे साथ लगे हुए थे। तो धारा 370 जो है वो तो ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म दी गई और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई कि कश्मीर इन शर्तों पे भारत का हिस्सा बनी है। जी, संविधान सभा में भी कश्मीर के मुद्दे पर बड़ी बहस हुई, इसके प्रोविजंस को लेकर बहुत बहुत बहस हुई, कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए, बहस तो ये थी कि क्या हम किसी एक हिस्से को कानून फर्क कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दे सकते हैं कि नहीं, पर ये जो बहस थी ये बाद में हुई, ये उस वक्त नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। बाद में उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को मर्जर एग्रीमेंट में बदला। अब मर्जर का ये मतलब था कि हम पूरी तरह से इंडियन यूनियन के हिस्सा बनेंगे। जी, तो राधा कुमार बता रही थी कि क्या और कौन सी स्थितियां थी जब कश्मीर भारत का हिस्सा बना। कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे कि आखिरकार नए मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के बने हैं वो कैसे बने हैं। कुलदीप सिंह जाखड़ लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर अस्थायी व्यवस्था थी, अब न्यायालय की भी मोहर लग गई है। अजीत द्विवेदी कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। राकेश दुबे टिप्पणी कर रहे हैं कि कश्मीर में नया रंग भर रही है भाजपा। परमवीर रावत लिख रहे हैं कि आर्टिकल 370 के इतिहास के बारे में सटीक विश्लेषण देने के लिए आपका शुक्रिया। हीरा लाल रॉय लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव होनी चाहिए। रामजी प्रसाद ये कह रहे हैं कि भाई जो 300 करोड़ रुपए जो बरामद हुए झारखंड सांसद के पास, कांग्रेस के पास, इस पर आपकी बीबीसी की नज़र नहीं गई। तो रामजी प्रसाद जी, ऐसा नहीं है कि हम सारी खबरें अपने इस पॉडकास्ट में शामिल करते होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि bbchindi.com पर भी तमाम खबरें होती हैं और हर प्लेटफॉर्म पर हर खबर को हम शामिल नहीं कर पाते। इसके अलावा नर्मदेश्वर सिंह की टिप्पणी है और मनोहर चमेली की टिप्पणी है। कोई और टिप्पणी? जी, यूट्यूब पर मुझे संगीता जी की टिप्पणी दिख रही है जो कह रही कि उमंग पोद्दार जी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। पंकज बोल रहे हैं कि एमपी में जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। मनोहर चमोली कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। टाइम कम है और अब इस पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद मध्य प्रदेश को भी उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया। कल छत्तीसगढ़ को भी विष्णुदेव साय के रूप में नया मुख्यमंत्री मिला था, लेकिन राजस्थान पर सस्पेंस बना हुआ है। चर्चा मध्य प्रदेश की तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए चौंकाने वाला फैसला बीजेपी ने लिया और डॉक्टर मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। वो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी के इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। तो मोहन यादव जो है वो नए मुख्यमंत्री मतलब अब होंगे ही होंगे। शामिल कर रहे हैं सलमान रवि को जो इस पूरे उठापटा को, घटना चक्र को देख रहे थे। तो सबसे पहले बताइए कि डॉक्टर मोहन यादव का जब नाम लिया गया तो उनके साथ कौन कौन होंगे? 2 मुख्यमंत्री भी होंगे। जी, मोहन जी, असल में क्या है कि मोहन यादव का जब नाम लिया गया तो उस वक्त ये प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, राजेंद्र शुक्ला जो विंध्य के हैं और जगदीश देवड़ा जो नीमच के हैं। लेकिन इसमें जो खास बात यह है कि मोहन यादव और जगदीश देवड़ा ये दोनों मालवा के हैं, यानी कि जो केंद्र रहा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पहले,
और जहां से भारतीय जनता पार्टी राइज की थी मालवा के इलाके से, तो वो क्या हुआ कि पावर सेंटर जो है वो शिफ्ट करता चला गया ग्वालियर की तरफ, तो वापस से फिर मालवा की तरफ आ गया है। इसके ये मतलब निकाले जा रहे हैं कि ये अचानक से ये जो नाम आए हैं सबको चौंका दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर के लिए थोड़ा सा परेशानी की बात यह है कि ये लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ये उनके राजनीतिक सफर का आखिरी पड़ाव तो नहीं है, क्योंकि स्पीकर रहते हुए वो कितनी हद तक जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। तो ये वाकई में चौंकाने वाला है और बीजेपी की जो पीढ़ी बदलने वाली जो राजनीति है उसके रूप में भी इसको देखा जा रहा है। जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री की खोज में शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे थे, तो उनकी खोज कैसे मोहन यादव पर खत्म हुई? मोहन यादव का संघ का बैकग्राउंड रहा है, उनकी पृष्ठभूमि रही है और बाकी के जो दो मुख्यमंत्री हैं वो भी संघ के ही बैकग्राउंड के हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान भी हैं, लेकिन संघ में एक जो है प्रक्रिया चलती है कि वो कुछ दिनों में पीढ़ी का बदलाव करते हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से ऐसा नहीं हुआ जैसा जानकार मानते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री बने रहे। इससे पहले भी जिस तरह का जो जैसे वीरेंद्र सकलेजा साहब थे जो मुख्यमंत्री थे, तो उनकी जगह फिर कैलाश जोशी को लाया गया, फिर कैलाश जोशी की जगह सुंदरलाल पटवा को लाया गया और सुंदरलाल पटवा के ही शागिर्द हैं तोमर भी और शिवराज सिंह चौहान भी। तो ये पीढ़ी का बदलाव बहुत दिनों से हुआ नहीं था, बहुत सालों से, तो ये उसको उस रूप में भी देखा जा रहा है। जी सलमान, मोहन यादव हैं कौन, उनके बारे में थोड़ी और जानकारी। देखिए, मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री हैं, मतलब अभी जो सरकार है उसमें, और वो काफी कद्दावर नेता हैं। उज्जैन महाकाल की जो नगरी है उज्जैन, वहां से वो विधायक हैं और उनका जो राजनीतिक सफर है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ। वो संघ के होल टाइमर भी रहे और उसके बाद फिर वो ये तीसरा चुनाव है जिसमें वो जीत कर आए हैं बतौर विधायक। तो इसलिए उनकी जो राजनीति का केंद्र रहा है वो मालवा का इलाका ही रहा है और खासतौर पे उज्जैन भी रहा है, जो एक धार्मिक जो जगह मानी जाती है। एक ओबीसी को चुनकर क्या सरकार ने, क्या बीजेपी ने कुछ संदेश देने की कोशिश की है? देखिए, जिनको चुना है उनका भी ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को थावरचंद गहलोत के बाद अगर कोई बड़ा दलित नेता भारतीय जनता पार्टी में उभर कर आया है। 8 बार के विधायक हैं और वो जो है देवड़ा साहब वो पेशे से वकील भी हैं और वित्त मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। तो आप समझ सकते हैं कि वित्त मंत्रालय जिसके पास होता है तो वो मानते हैं कि बहुत ही मतलब सीरियस एक मंत्रालय होता है, तो उसमें वो वित्त मंत्री थे सरकार में। तो उनका कद भी काफी बड़ा था, पढ़े लिखे हैं और चीजों को समझते भी हैं और सरकार कैसे चलाना है और वित्त कैसे मैनेज करना है, फाइनेंसेस, इसके वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब पॉडकास्ट में आज वीकली स्पोर्ट्स राउंडअप। आदेश कुमार गुप्त हमारे साथ अब स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, खेल के मैदान से क्या खबरें बताइए? जी गुरप्रीत, कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच डरबन में खेले जाने वाला पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। यहां तक कि मैच में टॉस तक नहीं हुआ। दूसरा 2020 मुकाबला कल सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर कल मुंबई में खेले गए तीसरे 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच में इंग्लैंड की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 126 रन बनाए। इसके बाद भारत ने जीत के लिए 127 रनों का लक्ष्य है 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत ने कल जीत जरूर हासिल की, लेकिन 3 मैचों की सीरीज इंग्लैंड की महिला टीम 2-1 से जीतने में कामयाब रही। बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत की अश्विनी पोनप्पा और उनकी जोड़ीदार तनिषा क्रिस्टो ने कल गुवाहाटी मास्टर्स का युगल महिला खिताब जीत लिया। उधर चिली में खेले गए जूनियर महिला विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने अमेरिका को सडन डेथ में 3-2 से हराकर 9वां स्थान हासिल किया और इस टूर्नामेंट का फाइनल नीदरलैंड्स ने अर्जेंटीना को पेनल्टीज में 4-1 से हराकर जीता। और इसके अलावा एक खबर हो रहा है कि बारबाडोस में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपने घर में 16 बाद इंग्लैंड से कोई एक दिवसीय सीरीज जीती। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश गुप्त। तो आज के इस पॉडकास्ट यानी कि दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात कल होनी है तय। टाइम है शाम 7:30 बजे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, मुझे और गुरप्रीत को दीजिए इजाजत। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।